क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड मराठी सब्जेक्ट लेसन नंबर 8 ऊर्जा शक्तीचा जागर। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर इन्होंने इस लेसन को लिखा है। इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं तो लहानपणीचे पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्याच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले याचे वर्णन या पाठात आलेला है कि एक माँ किस तरीके से अपने बच्चे को एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित करती है, किस तरीके से उसको एजुकेशन दिलवाती है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखने वाले हैं। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निकाला, स्कूल या फिर शिक्षक, ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट निकल के आते हैं कि मला माझी मुंबईतील शाळा, मुझे मेरे स्कूल मुंबई की स्कूल आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते और मेरे स्कूल के जो शिक्षक थे, टीचर्स थे, उनकी याद मुझे आती है। गिरगावातील युनियन हाई स्कूल आणि माझ्या शालकरी वयात, जब गिरगाव में एक यूनियन स्कूल है और वहाँ पे आणि माझ्या शालकरी वयात आपुलकीनं संस्कार करणारे भावे सर, मुझे मेरे स्कूल के लाइफ में जो मेरे टीचर्स थे, जो मुझे अच्छा संस्कार दिए मेरी लाइफ में, उनका नाम है भावे सर, जोशी सर भी थे, शिर्के सर, या साऱ्यांच्या माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। ये सभी सर, ये सभी शिक्षकों का, ये सभी टीचरों का मेरे पे बहुत ही एक कर्ज है, ऋण है, बहुत ही बड़ा ऋण है इनका मुझ पर। पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे की या शाळेशी आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई। ये जो टीचरों से मुझे मिलाया गया, जिनके कारण मुझे ये संस्कार मिला, उसका मेन जिसके कारण ये सब हुआ वो है मेरी प्रिय, मेरी जान से भी प्रिय मेरी माँ आणि माझे मामा और मेरे मामा, जो माँ के भाई होते हैं उसे हम मामा कहते हैं, तो मेरे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। इनके उपकार मुझ पे इतने हैं कि इनका कर्ज मुझ पे इतना है कि मैं इनका कर्ज चुकता नहीं कर सकता। कैसे मैं इनका व्यक्त करूं। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते। माँ ही है जो हर एक बच्चे की पहली टीचर माँ होती है। माँ ही पहली गुरु है। माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती तर माझे सर्वस्व होती। मेरी और अगर मैं देखूं तो मेरी माँ मेरी एक शिक्षक ही नहीं थी, वो मेरी सब कुछ थी, वो मेरी गुरु थी, वो मेरी जान थी, मेरी सब कुछ थी और मेरी सब कुछ है। आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यामधील माशेल, मेरा जो गांव है, मेन गांव, वो है गोवा में माशेल साइड में। माझे बालपण तिथेच गेले, मेरा बचपन वहीं पे गुजरा। माझे मामा ही याच गावातले, मेरे मामा भी यही गांव के थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटसा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरी सारख्या येत असतात। मेरे मन में वो आता ही जाता है कि वो बचपन का टाइम, वो बचपन का समय जब मैं मैदान में खेलता था और जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे बैठता था, वो सारी यादें मुझे आज भी याद हैं और मेरे आंखों के सामने ऐसे आती रहती हैं। माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी, जब मैं छोटा था 6 साल का, माझे वडील वारले। मेरे फादर जो वो उनका डेथ हो गया, वो गुजर गए आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी, उदरनिर्वाह मतलब कि जब पेट भरने के लिए है ना, जीवन गुजारने के लिए आमचे माशेल हे गांव सोडावे लागले और हमें हमारा जो गांव था माशेल, उस गांव को, विलेज को हमें हमारे छोड़ना पड़ा। मैं आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोचलो। मैं और मेरी माँ मुंबई आ गए हम दोनों। गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यामध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। मैं और मेरी माँ, हम लोग इस यहाँ पे रहने लगे। कहाँ पे? देशमुख गली में मालती निवास करके, वो जो पहला माला है वहाँ पे हम पहले मंजिली में हम लोग रहने लगे, एक छोटी सी खोली में। आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालावलेली, मतलब कि हमारे पास पैसा भी नहीं था इतना, तो हम थोड़ा गरीब थे। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई, मतलब कि गरीबी से संघर्ष कर रही थी मेरी माँ, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थी, वो ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, अल्पशिक्षित थी।
आणि शिक्षणासाठी आसुललेला, मतलब कि सीखने का जो जोश था मन में वो तो अलग ही था. पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ. पर मेरे माँ के पास तो इतने पैसे नहीं थे, वो मुझे स्कूल कैसे भेजेगी, मैं स्कूल कैसे जाता, असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, ऐसे क्वेश्चन करके मैं क्वेश्चन कर रहा था बार बार कि मैं स्कूल कैसे जाऊं, मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, हम फीस कैसे भरेंगे. त्यावेळेस वातावरण हे असं होतं. उस टाइम पे ऐसी सिच्युएशंस थी हमारी. पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, पर मेरी माँ ने मेरा धैर्य बिल्कुल भी छोड़ा नहीं. ती खचली नाही, वो एकदम से स्टॉप नहीं हुई है लाईफ में. वेगवेगळी कष्टाची काम ती करत होती. अलग अलग डिफरंट वे की कोई भी काम हो मेरी माँ करती थी. त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले. फिर अचानक से मेरे मामा भी आ जाते हैं मदद करने के लिए. त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकला. और मेरे मामा की वजह से ही मुझे वहाँ पे मुंबई पे ही मुझे एक स्कूल में प्राथमिक शाला में मुझे एडमिशन मिल गया. मुझे एडमिशन मिला स्कूल में. ही शाळा महानपालिकेची होती. जो महानगरपालिका की स्कूल होती है ना, वहाँ वो ऐसी स्कूल थी, गवर्नमेंट स्कूल थी. माझ्याप्रमाणेच शाळेची ही परिस्थिती बेताचीच होती. जैसे मैं गरीब हूँ वैसे स्कूल की परिस्थिति भी मुझे वैसी ही लग रही थी. पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते. पर यहाँ के जो टीचर थे जो आते थे पढ़ाने, वो मन से बहुत ही अमीर थे, बहुत ही धनवान थे, श्रीमंत थे. श्रीमंत मतलब कि रिच थे. पायात चप्पलही घालायला नव्हती, पैर में चप्पल पहनने के लिए भी नहीं थी हमारे पास. असा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू होती और ऐसे टाइम पे मेरा स्कूल सुरू हुआ. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच रहावं लागलं. मतलब कि जब तक मैं 12 साल का नहीं हुआ तब तक मैं ज़्यादा बोलता नहीं था लोगों से. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हाईस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, जब मेरा स्कूल का एजुकेशन हो गया और जब मैं हाई स्कूल में आया, 11th-12th में आया, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आला. उस टाइम पे और एक बड़ा संकट मेरे सामने आ गया. त्यावेळची हाई स्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती और उस टाइम पे हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो फीस थी वो 21 रुपीज़ थी. पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठून येणार, और वो पैसे हमारे पास तो पैसे थे नहीं, हम कैसे एडमिशन करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. अब फीस कैसे देंगे, इसलिए एडमिशन तो होगा नहीं जब तक फीस नहीं देंगे, तो इसलिए मेरा एजुकेशन ऐसे मुझे लगा कि अब रुक जाएगा, अब शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही. पर यहाँ फिर मेरी माँ ने धीर नहीं छोड़ा. आजूबाजूच्या भिराड्यातील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरू केली. मेरी माँ ने आजू का जो भी काम मिलता था वो सारा काम करके जमा करने लगी मेरी माँ पैसे, क्योंकि मेरा एडमिशन करवाना चाहती थी वो. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली. एक औरत आती है उसकी मदद करने के लिए, मेरी माँ की मदद करने के लिए, आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था केली. उसके मतलब कि वो आती है स्ट्रेंजर पर्सन और वो मदद करती है. किसकी मदद करती है, तो मेरी माँ की मदद करती है. वो फीस की उस टाइम पे व्यवस्था हो जाती है. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश बंद झाले होते. और जब तक मेरे पास फीस की व्यवस्था हुई तब तक वो जो हाई स्कूल में एडमिशन होते हैं ना, एडमिशन लेना बंद हो चुका था. आखिर यूनियन हाई स्कूल में मला प्रवेश मिला और फिर आखिरकार मुझे यूनियन स्कूल में एडमिशन मिलता है. माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. अब मेरा स्टेज शुरू हो गया एजुकेशन का. अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतो. जितना हो सकता था मैं उतना पढ़ता था. मैं ट्यूशन नहीं लगाया, मैं खुद पढ़ता था. पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपूरी पड़ायची और वो एक छोटे रूम में हम लोग पढ़ते थे और उतना प्लेस हमको हो नहीं पाता था. जितना चाहिए उतना प्लेस नहीं हो पाता था. अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते. मतलब एक अच्छा वातावरण जो चाहिए पढ़ाई करने के लिए, वैसा वातावरण मुझे मिला नहीं था.
मात्र त्याही वातावरणात मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो. पर कोई यहाँ से डिस्टर्ब करता, कोई वहाँ से, फिर भी मैं जिद्दी से अब होमवर्क करता था, जिद्दी से अपना स्टडी करता था आणि परीक्षेत चांगलं यश मिळत गेलं. और इसीलिए मुझे जब मैं एग्ज़ाम होते थे तो मैं अच्छा परफॉर्म करता था, मुझे यश मिला. या युनियन हायस्कूलमध्ये शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला. शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली. क्या हुआ कि उस स्कूल के जो टीचर्स थे तो वो इतना एफ़र्ट करते थे, स्टूडेंट को बहुत एफ़र्ट करके पढ़ाते थे, खुद को झोंक देते थे, उनको वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट्स को. तो उस सर्विस के कारण मैं उस टाइम पे ही नहीं, अपना एजुकेशन के में ही नहीं, मेरे लाइफ का भी पक्का हो गया, मेरा लाइफ का भी जो स्टेज है पक्का हो गया, क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से ही क्लियर हो गए. आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे. हमारे स्कूल में हर सैटरडे को एग्ज़ाम होता था, चाचणी परीक्षा होती थी. आमचं हाई स्कूल ही गरीब होता और हमारा स्कूल भी गरीब था, इतना अमीर नहीं था. त्यामुळं उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागायची, इसलिए हमारा स्कूल गरीब था तो शायद इसीलिए उत्तर पत्रिका हमें घर से ही लेकर जानी होती थी. और त्यावेळी तिची किंमत, उत्तर पत्रिका की जो कीमत थी वो फक्त 3 पैसे असायची, ओनली 3 पैसे थी. आपल्याला कदाचित पटणार नहीं और 3 पैसे देना हमें शायद पटने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे. पण तेव्हा दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं. हर वीक में 3 पैसे देना पड़ता था. तो मेरी माँ के लिए जैसे कि एक दुखी जैसा था कि 3 पैसे का जुगाड़ मैं कैसे करूँगी, हर हफ्ते तक मैं कैसे लेकर आ पाऊँगी. तो ये एक दुखी का कारण बन जाता था मेरी माँ के लिए. आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो. आज भी मैं जब ये थिंग सोचता भी हूँ ना, तो मेरे जो हाथ के रोमटे हैं ना वो खड़े हो जाते हैं. तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले. मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं. पडेल ते काम केलं, जो काम बन रहा था वो काम मेरी माँ ने किया. काँग्रेस हाऊस जवळ काही काम मिळणार आहे असं समजल्यानं एकदा ती तिकडं गेली. कांग्रेस हाउस था, वहाँ पे उसने सोचा कि शायद यहाँ पे कुछ काम मिल जाए, इसलिए वो वहाँ पे गई. और वहाँ पे वो गई तो वहाँ पे वो उसे क्या मिला, असं उस रांगेत उभी राहिली. जैसे सब लोग खड़े थे लाइन में, वैसे ही वो भी लाइन में खड़ी रही, तशीच ताट कळत. पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं की ती फक्त 3री किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांनाच काम दिलं जाईल. मतलब कि जो 3rd स्टँडर्ड या फिर उससे ज़्यादा पढ़े होंगे उनको ही सिर्फ काम दिया जाएगा. हे ऐकून अर्थातच ती नाराज झाली. तो वो बहुत मतलब लाइन में खड़ी थी और वो बहुत दुखी हो गई ये सुन के. गुस्सा भी हुई. घराकडं मागं फिरली, वापस घर पे आने लगी. त्याच वेळी तिनं ठरवलं, उसी दिन से मेरी माँ ने डिसाइड कर लिया था कि मी माझ्या मुलाला खूप शिकवेन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं. मेरी माँ ने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने बच्चे को इतना पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं बहुत पढ़ाऊंगी अपने बच्चे को, क्योंकि इस दुनिया में बिना एज्युकेशन के कोई सम्मान नहीं है. तिनं प्रत्यक्षात केलं ही तसंच. उसने आज वैसा ही किया. उसने आज मुझे इतना पढ़ाया कि जितना उसने डिसाइड किया था वैसा उसने कर दिखाया. माझ्यासाठी तिनं घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू. मेरी माँ ने मेरे लिए जो कष्ट सहे वो मैं आपको कौन से सेंटेंस से एक्सप्लेन करूं, कौन सा वर्ड बोलूं. कोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून द्यायची. जो टुकड़े पेपर के बचते हैं ना, जो जिसे एक्स्ट्रा फेंक दिया जाता है,
उन वो पेज को जोड़ती थी और उसका नोटबुक बना के मुझे देती थी लिखने के लिए. अखंड पेन्सिल मला मिळणं अवघड होतं. मेरे पास पेन्सिल के भी पैसे नहीं थे, त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल असा पेन्सिलनेच लिहावा लागेल. मेरे हाथ में बस आ जाए उतने में ही मुझे जुगाड़ करना पड़ता था. याच हाई स्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले और इसी स्कूल में मुझे मेरे भावे सर जो एक टीचर थे वो मिले. ते आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवत. वो हमें भौतिकशास्त्र सिखाते थे. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही तर त्या विषयाची गोड लावली. मतलब कि इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट भी लगाया उन्होंने आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं. और इसी के साथ उन्होंने जीवन का जो एक बड़ा इम्पॉर्टंट ज्ञान है उन्होंने दे दिया. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. एक दिन मेरे टीचर ने, जो सर थे भावे सर, उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया. भिगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदावर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले, माशेलकर, तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काही जाळता येईल. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजलं. यह एक दिन क्या हुआ कि मेरे सर जब मुझे प्रयोग का बता रहे थे, सिखा रहे थे हम सभी को, तभी भिगाच्या सहाय्याने, एक भिग था, उसके सहाय्याने सूर्य किरण की जो शक्ति थी उस शक्ति से वो कागज को वो जला रहे थे. तो इस जलाकर वो दिखा रहे थे हम लोगों को कि देखो इस तरीके से जलता है. तो उस टाइम पे मेरे सर मुझे बोलते हैं माशेलकर. मैं मार्शल साइड का था, दैट्स वाई वो मुझे माशेलकर उस नाम से बुलाते थे. तुमची शक्ति, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, अगर तुम उस सभी शक्ति को एकत्र कर लेते हो तो तुम कुछ भी जला सकते हो, ऐसा मेरे सर ने कहा. एकीकडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिला. इस कहने से मुझे किस तरीके से मुझे एकाग्रता लानी है अपने जीवन में, ये मंत्र मुझे मिल चुका था. और दूसरी ओर इस विज्ञान, ये जो सायन्स है, ये भी मुझे समझ में आ गया. आयुष्याच्या फार मोठं तत्वज्ञान मला भावे सराच्या या शिकवणुकीतून गवसलं. भावे सर, अब जीवन का जो बहुत ही बड़ा ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो मेरे भावे सर के द्वारा मुझे मिल गया. और जो उन्होंने मुझे सिखाया, शिकवणुकीतून गवसलं, उनके सिखाए हुए से मुझे समझ में आ गया. उन्होंने जो ज्ञान दिया उससे मुझे समझ में आ गया. त्यांना मी कसा विसरू शकेन, उन ऐसे सर को मैं कैसे भूल सकता हूँ. भावे सराप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, सिरके सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केलं. ऐसे ये सभी सर ने मुझे बहुत ही मतलब कि मैं जब एजुकेशन से लेके अभी तक मेरे रास्ते में मेरा मार्गदर्शन बहुत किया है मेरे सभी टीचरों ने. इन्होंने मुझे संस्कार दिए, संस्कार केले. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी दिली. यही स्कूल वालों ने, स्कूल के टीचरों ने, यही स्कूल ने मुझे आगे बढ़ने की एक नई किरण दी. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला. जिस तरीके से मैं संघर्ष में जी रहा था, किस तरीके से मेरे अंदर आत्मविश्वास बना, वो इसी स्कूल ने मुझे दिला. ऐसे ही टीचर लोगों ने मुझे दिलाया. जगण्याचे भान दिले कि मुझे किस तरीके से जीना है, ये इस स्कूल ने मुझे बताया. आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवताना एकीकडे आज भी मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आते हैं. प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करतानाचे क्षण न क्षण आठवतात. जिस तरीके से मैं प्रचंड गरीबी से मैं निकला हूँ, उसका सामना करते हुए वो हर एक क्षण मुझे याद है. त्याच वेळी माझी आई, उसी समय मेरी माँ ने, माझे शिक्षक, मेरे गुरु ने, माझी शाळा और मेरे स्कूल ने, हे माझे संस्कार केंद्र, ये सब ने मिलके मेरे संस्कार केंद्र बना दिया. मुझे डोळ्यासमोर उभे रहते. ये सभी मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है. मी पुन्हा मनोमनी शायद जाऊ लागतो और मैं मनी मन में वापस मैं अपने उस अतीत में चला जाता हूँ.
तो ये एक स्टोरी थी जहाँ पे जो लेखक हैं वो अपने स्कूल को थैंक्स बोलते हैं कि स्कूल ने किस तरीके से उनकी मदद की। और इस स्टोरी से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से जो अशिक्षित माँ है, अल्प शिक्षित है, जिसने पूरा एजुकेशन भी नहीं किया था, उस शिक्षित माँ ने जो प्रण किया था कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी, बिकॉज कि एजुकेशन के बिना कोई मान नहीं है इस जीवन में, कोई सम्मान नहीं करता अगर तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है तो अगर एजुकेशन चाहिए तो आपको तभी मान मिलेगा जब आपके पास एजुकेशन होगा। तो उस माँ ने किस तरीके से संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। ये डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ये वही हैं जिनके बारे में हमने अभी तक स्टोरी पढ़ी है, ये वही सर हैं जिनके बारे में हमने अभी तक किया। ये जो सर हैं इनको ग्लोबल रिसर्च अलायंस के अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने रॉयल सोसाइटी लैंडशिप के फॉलो भी किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक संशोधन के संस्था के ये अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। इनको पद्म भूषण से भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आई होप कि ये सर, देखिए आपके स्कूल में अगर ये सर आते आपके सामने तो आपको कितना अच्छा लगता कि ये एक वही इंसान है जो एक प्रचंड गरीबी से निकले हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप गरीबी में जन्मे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीबी में अगर आप गए, अगर आप गरीबी पे मरते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात होगी। तो हमें इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।